हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल प्रॉफिट भाई इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपको एक क्रोनोलॉजी में बताते हैं कि फ्रीबीज़ का जो कल्चर है हमारे देश में, जो वोट खरीदने के लिए चालू हुआ है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू मनी इम्पैक्ट्स द जीडीपी एंड इम्पैक्ट्स द स्टेट्स। और ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स माना स्टेट्स को पास ऑन करते हैं, लेकिन जब बर्डन आता है तो काफ़ी हद तक बर्डन भी धीरे धीरे पास ऑन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं उस पे आऊँगा पहले, मतलब फ्रॉम अ कम्प्लीटली न्यूट्रल एंगल लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि टॉप 10 स्टेट्स एज यू कैन सी विद द हाईएस्ट डेट 2026 एस्टिमेट्स हैं एज पर द 2025-2026 बजट। तमिलनाडु लीड्स एज फनी एज इट साउंड्स, इट लीड्स इन दिस। लेकिन ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये कोई फालतू गोदी मीडिया का चैनल नहीं है जहाँ आपको सिर्फ हेडलाइन दिखाएंगे कि अभी देखो इन्होंने इसको वोट दिया, अब ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। हमेशा जब आप डेट देखते हो ना, तो डेट के साथ स्टेट का जीडीपी देखने का और डेट टू जीडीपी रेशियो में देखने का कि वो स्टेट कितना कर्जे में है और उसका जीडीपी कितना बड़ा है। सो प्लीज़ वॉच फुल एनालिसिस एंड देन यू विल कम टू नो, मेक अप योर माइंड प्रॉपरली। बट ये फ्रीबी कल्चर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कुछ कुछ स्टेट्स में कम हो जाता है, ये देख के कि उनका जीडीपी, स्टेट का जीडीपी लायक है या नहीं वहाँ इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के, और एफआईआईज या डीआईएस उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीबी कल्चर पिछले 10 साल में बहुत पनपा है देश में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन्होंने बढ़ाया ही है और वो बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु इज़ 9.6 लाख करोड़ स्टेट डेट, इसमें सिर्फ फ्रीबीज छोटा पार्ट है लेकिन अदरवाइज इज़ स्टेट डेट। उत्तर प्रदेश द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज 8.6 लाख करोड़, महाराष्ट्र 8.1 लाख करोड़, कर्नाटक 7.3, वेस्ट बंगाल का बहुत अलार्मिंग डेट है, नो डाउट। अब मैं नीचे आपको और बताता हूँ, ये एक स्नैपशॉट माइंड में रखो और देखो कैसे आपका भी एनालिसिस, एक थिंकिंग पैटर्न कैसे वीडियो के साथ साथ आपको भी फूड फॉर थॉट मिलता जाएगा। नाउ डेट टू जीडीपी या डेट टू जीएसडीपी विच इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो is a better indicator of fiscal health with many states exceeding the 20% threshold limit। यानी आप इतना ध्यान में रखो कि किसी भी फॉर दैट मैटर कंट्री या स्टेट के लिए जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 20% तक मैनेजेबल है। यानी अगर स्टेट का जीडीपी का 20% डेट है, दैट इज़ ओके, बिकॉज उस स्टेट का इकोनॉमिक मॉडल इतना है कि वो डेट कभी भी चुकाने पे आ जाएगा। इट्स लाइक भाई आपका नेटवर्थ अगर 1 करोड़ है और आपके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है ना, तो आपका वो कर्जा आप चुका दोगे कभी भी, बट आप उसको ड्रैग कर रहे हो, शायद वो कार लोन होगा या कोई ऐसा छोटा मोटा होगा, तो उस तरह। बट इफ़ यू लुक एट द स्टेट्स, पंजाब इज़ अ प्रॉब्लम हेयर डेफिनेटली, क्योंकि जीडीपी, स्टेट टू जीडीपी या डेट टू जीएसडीपी रेशियो के हिसाब से अरुणाचल इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हिली एरियाज़ में है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खास कुछ है नहीं और आईटी हब्स वहाँ बिल्कुल है नहीं। तो अरुणाचल 57%, जम्मू एंड कश्मीर 51%, टू बिग पेन पॉइंट्स। नागालैंड 47%, पंजाब 44-45%। दिस यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग स्टेट्स, लेकिन काफ़ी स्टेट मेरे ख्याल में प्रॉब्लमेटिक हुआ है काफ़ी साल से। हिमाचल अगेन 45%। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं देखा जाए तो डेट टू स्टेट जीडीपी में। As of early 2026, the aggregate debt to state GDP ratio of Indian states, अगर आप एवरेज निकाले, जो अनफेयर है क्योंकि कुछ स्टेट अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं, बट अगर आप एक क्यूमुलेटिव एवरेज निकालो तो 29% आता है, बट दैट्स नॉट द राइट पिक्चर। जैसा मैंने कहा, अरुणाचल, पंजाब, हिमाचल प्रेशर में है, वेर एज महाराष्ट्र, गुजरात एंड ओडिशा का देखिए कितना वंडरफुल है, जस्ट 16%। महाराष्ट्र इज़ 19%। अब मैं आपको जूम आउट करके फर्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ। देखिए अब यहाँ टेक्निकली देखो, आंकड़े समझना कितना ज़रूरी होता है, नहीं तो मीडिया देश को ऐसे ही घुमा सकता है। नाउ हियर महाराष्ट्र का डेट इज़ 8 या 9 लाख करोड़, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र का जीडीपी सबसे बड़ा है देश में, द हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, तो उस हिसाब से वो डेट परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इट कम्स आउट टू, जैसे यहाँ दिया हुआ है 19%।
तो 20% के काफ़ी मतलब 1% नीचे ही है. गुजरात इज़ 17.9, 18%, बिकॉज गुजरात का भी जीडीपी बहुत इकोनॉमिकली वाइब्रेंट है ना, सो कॉल्ड वाइब्रेंट गुजरात. तो जीडीपी तो उनका है, धंधो तो हो रहा है. ओडिशा का मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई मीन being a state which is not as such ruled by the central government या ruling party, फिर भी उन्होंने आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू नवीन पटनायक और उनको कैसे पूरा साइड लाइन हो गए, लेकिन ओडिशा ऑलवेज मेंटेन्ड सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एज वेल एज डेट टू जीडीपी कंट्रोल किया है. Yeah, so if you look at the second last point here, national trend, state debt spiked during the pandemic, peaking at 31% average, and is slowly consolidating, but अभी भी 29% ही है ये. Fiscal responsibility में देखो तो about 15 of 17 major states are exceeding the 20% threshold of debt to GDP, state debt to GDP. ओके, अब इसमें अरुणाचल, पंजाब, हिमाचल, बंगाल आई होप. अरे अभी तो ठीक हो जाएगा, अभी तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ गई ना वहाँ पे. अब देखो बंगाल का वाइब्रेंट बंगाल होगा. फिर वहाँ 10 साल, मैं चाहता हूँ हम लोग रिपोर्ट कार्ड निकालें कि 10 साल में यूपी में कितना डेवलपमेंट हुआ या दूसरे स्टेट्स में कितना जो प्रॉमिस किए थे वो हुए या नहीं. बंगाल बहुत प्रॉब्लम में था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सब लोग छोड़ के जाते थे. अब तो ठीक हो जाना चाहिए और हो जाएगा. ट्रिपल इंजन है, आई एम श्योर इट विल. मैं पॉजिटिवली ही कह रहा हूँ कि ठीक हो जाना चाहिए. नागालैंड अगेन 40% इज़ वेरी हाई. केरलम ऑल्सो 36.8% इज़ वेरी हाई फॉर अ स्मॉल स्टेट. राजस्थान का भी नीचे ही गया है 35%. आंध्रा इज़ 34. आंध्रा वॉज प्रॉब्लमेटिक. अब चंद्रबाबू नायडू हैज़ टेकन ओवर सिंस 2 years. आई होप इट डज़ वेल. एंड इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो मैनिपुलेटिव वोटर बेस बिहार, जो अगेन फ्रीबी कल्चर में घुस जाते हैं और ना वहाँ डेवलपमेंट हुआ पिछले 30 साल में. कोई भी सरकार आई, लालू, नीतीश, ये वो सब करके देख लिया, लेकिन वो स्टेट अभी भी पीछे है. दैट वे कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश इज़ स्टिल ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. खैर उत्तर प्रदेश का भी 31% है, मध्य प्रदेश 31, तमिलनाडु 30%. देखिए तमिलनाडु हाईएस्ट डेट दिखाता है आपको ना स्टेट्स में, लेकिन उसके डेट टू जीडीपी में वो 30% है, क्योंकि वहाँ भाई तमिलनाडु हैज़ बीन द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द लास्ट 10 years इन इंडिया. 11-12% का ग्रोथ रेट दे रहा है, डबल ऑफ नेशनल जीडीपी. तो वो मैनेज कर लेता है. हरियाणा इज़ 30% बिकॉज गुड़गांव है वहाँ, तो वहाँ भी ग्रोथ है. हरियाणा में टेक्निकली फॉल करता है गुड़गांव. बैंगलोर है कर्नाटक में, तो कर्नाटका का बहुत अच्छा है, 26% इज़ गुड. छत्तीसगढ़ इज़ ओके. महाराष्ट्र एज आई सेड 19, ओडिशा 16. एंड लुक एट दिल्ली. फॉर ऑल द दिल्लीइट्स इन द हाउस, समथिंग वेरी गुड टू चीयर बॉस. वैसे दिल्ली फुल फ्लेज स्टेट नहीं बोल सकते, टेक्निकली राजधानी है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, बट टेक्निकली तो अगर आप देखो तो वो स्टेटहुड नहीं है ना, वो एक अभी भी. बट फिर भी यार मतलब 1.3% दिल्ली का डेट सबसे कम है देखा जाए तो. मैंने इस आंकड़े को 3-4 बार चेक किया कि ये 13% तो नहीं, बट नहीं, सबसे कम. नो वंडर अरविंद केजरीवाल ने उठा के वहाँ फ्रीबीज बांटे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिख रहा होगा कि हमारा तो जी बाकियों के खिलाफ कुछ है ही नहीं. और टेक्निकली हुआ क्या है ना, ये आम आदमी पार्टी ने फ्रीबी कल्चर शुरू किया था, जबकि वो पूरा उनका सिलेक्शन ही ऐसे हुआ था कि नहीं करेंगे. और फिर आप जानते हो आगे अभी तो सब ने उठा के हर स्टेट में जो भी है वो सब बांट रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली गाइस देखो, नुकसान तो टैक्स पेयर के पैसे का ही हो रहा है ना. और आगे अभी तो शुरुआत है, ये कहाँ फ्रीबी कल्चर आपको लेके जाएगा स्टेट्स को, वो प्रॉब्लम है भाई. देखो महाराष्ट्र, गुजरात में अगर फ्रीबी बटते हैं तो तमिलनाडु में भी बटते हैं, तो जीडीपी उनका स्ट्रॉन्ग है, वो लोग विथस्टैंड कर लेंगे ना. विजय हैज़ कम इन तमिलनाडु, और विजय ने भी बहुत फ्रीबीज अनाउंस तो किए हैं. लेट्स सी, 5 साल उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसके भाई साहब के राज में वो कितना कर पाते हैं. ही हैज़ टू, उसके लिए एक्चुअली टास्क बहुत सिंपल है. ही हैज़ टू जस्ट मेंटेन तमिलनाडुज़ ग्रोथ रेट, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप स्टेट्स में है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ग्रोथ. और डेट थोड़ा अगर वो कम कर पाया या इवन मेंटेन भी कर पाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. लेकिन ही शुड नॉट डू अ केजरीवाल अगेन यार. मतलब I just have that request from Thalapathy Vijay, and I think he is smart. He should not be doing it. देखो अभी तो too early to comment है. नई दुल्हन हमेशा अपनी नथ को बार बार आईने में देखती है, कितना भी हम एक्साइटेड हो जाएं, बट हम तो जज वैसे ही करेंगे. अल्टीमेटली नाउ ही इज़ अ पॉलिटिशियन, राइट? सो
एक बार आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो ना, तो आप अकेले नहीं रह सकते, आप अंगूर हो जाते हो, आपको गुच्छे में रहना पड़ेगा, समझे? अकेले रह नहीं पाओगे, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। अंगूर आपको कभी अकेला मिलेगा तो खट्टा होके कुचला जाएगा, गुच्छे में रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई मीन वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ विजय, एंड लेट्स सी। की टेकअवेज, अरुणाचल, हिमाचल एंड नागालैंड को ज़्यादा रेवेन्यू बेसिस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव ऑलरेडी ग्रोन, एंड तमिलनाडु नाउ इज अट्रैक्टिंग अ लॉट। इन सिंस द लास्ट 10 years द स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड मच मोर ऑफ FDI ऑल्सो, एंड इट हैज़ ग्रोन नेक टू नेक। तो आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना का इसमें कहीं नाम नहीं है, बट एक्चुअली तेलंगाना ने बहुत रोबस्ट ग्रोथ दिया है, इवन व्हेन KCR वाज देयर, एंड इवन अभी भी जो भी सरकार वहाँ होगी, वो स्टेट की ग्रोथ रेट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, होटल खोलने के लिए जो लाइसेंसेस हैं, सो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है तेलंगाना। और जो भी लोग, एक्चुअली होटल बिज़नेस को इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन जो भी लोग होटल रेस्टोरेंट खोलते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो हैं, तेलंगाना के बॉर्डर पे, वो उस तरफ क्रॉस करके खोलते हैं, क्योंकि उनको क्लियरेंसेस फास्ट मिल जाते हैं। इनफैक्ट in terms of ease of doing business, Telangana ranks number 1. Southern states are very high in terms of ranking: Telangana, Andhra and Tamil Nadu, and Karnataka, of course, because Bangalore is a major growth hub over there. अब वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम क्या है, कोलकाता अंग्रेज़ों के ज़माने में था, लेकिन वो उसके बाद ग्रो ही नहीं किया ना, एकदम सबड्यूड हो गया, वो बहुत पॉलिटिक्स में घुस गया, पूरा स्टेट खा गया लेफ्ट का पॉलिटिक्स। फिर बाद में ममता के राज में भी आप देखो तो गुंडाई तो है वहाँ, यू कांट डिनाई, मतलब उनको मैं क्लीन चिट तो नहीं ही दूंगा। ग्रोथ के मामले में तो अभी भी देयर इज़ अ लॉट टू बी डन, बट देखो अब ट्रिपल इंजन है, अब सब कुछ होना तो चाहिए। लेट्स सी, वील गिव देम। इधर प्रॉब्लम क्या है ना, 2-2 साल में रिजल्ट आने चाहिए कॉरपोरेट में जैसे होता है, नहीं तो हायर या फायर, परफॉर्म और पेरिश होना चाहिए। वो तमिलनाडु में वही हुआ है ना, 5-5 साल में सरकारें बदलती गई है, वेदर यू परफॉर्म्ड और नॉट। तो हमेशा पॉलिटिशियंस गैस पे रहते हैं कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा नया, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि एक बार एक बंदा अगर CM या PM बन गया और वो बना रहा, फिर वो मतलब फिर वो कंफर्ट जोन में, देखो 5 साल के बाद लोग आ ही जाते हैं, कुछ भी बोलो आप। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी इन इंडिया स्पेसिफिकली। आगे बढ़ते हैं। टॉप इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय GSDP में महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु सेकंड, इन टर्म्स ऑफ GDP है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश थर्ड, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन ट्रैकिंग मोस्ट स्टेट्स, एंड UP का थर्ड आना बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक 4 एंड बंगाल इज़ नंबर 5। तो इन टर्म्स ऑफ GDP रेशियो टू डेट टू GDP रेशियो बंगाल का बहुत अलार्मिंग है डेट। तेलंगाना इज स्टिल पीछे, कमिंग अप, एंड दिल्ली इज़ 12 लाख करोड़। तो दिल्ली का तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स है यार, मतलब डेट टू GDP 1.3% है। चलो, समथिंग फॉर द दिल्लीइट्स टू चीयर अबाउट। नहीं तो हमेशा दिल्ली के साथ जुड़ता है क्राइम, AQI 500, 600, 700 AQI। इट इज़ गुड यार, कुछ पॉजिटिव है तो अच्छा है, गुड टू सी कि दिल्ली के साथ एटलीस्ट डेट तो उनके साथ है। नाउ की इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ 2026, दिस विल ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स, यानी डेटा सेंटर कहाँ लग रहे हैं आप खुद देख रहे हो। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें हो रही है। सदर्न डोमिनेंस है, 5 सदर्न स्टेट्स टुगेदर अकाउंट फॉर 31% ऑफ इंडियाज़ GDP। सो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका कंसिस्टेंटली लीड विद गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना ऑल्सो शोइंग हाई ग्रोथ रेट्स। लेकिन अगर आप GDP का हिस्सा देखो तो 5 स्टेट्स जो हैं साउथ के, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, they contribute nearly 31%, 1/3 of India's GDP, almost 1/3, which is why वो उनका ग्रोथ और अगर वो करेंगे तो बेटर रहेगा देश के लिए भी। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंबाइंड अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुछ है नहीं, पॉलिटिकल रेलेवेंस इतना नहीं है कि दिल्ली को हिला सके। इसीलिए तो मणिपुर में कोई दिल्ली वाला जाके अब तक देखता नहीं है, वो 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, 2.5 साल से यही प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से थोड़ा, मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, बट निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए, और फिर वो पोरस बॉर्डर्स हो जाते हैं।
I mean, I think it's high time that Manipur is taken care of by whatever means, but ये हर बार जो वायलेंस की खबरें आती है नहीं आनी चाहिए. बंगाल में झाल मुड़ी अगर खाया जा सकता है तो मणिपुर में जाके भी लोकल प्रेजेंस दिखाया जा सकता था. ज़्यादा दूर नहीं है बंगाल से. टॉप 5 कंसंट्रेशन, टॉप 5 स्टेट्स हियर 47% ऑफ इंडियाज टोटल इकोनॉमी, जो ऊपर मेंशनड है. की रीजनल डिफरेंसेस में हाईएस्ट जीएसडीपी ऑफ कोर्स महाराष्ट्र है. मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल. वी आर प्राउड, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस. पूरा स्टेट काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड ही रहा है. एंड थर्ड स्टेट में जैसा मैंने कहा यूपी का आना बहुत अच्छा ट्रेंड है. इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड. आई होप इट कंटिन्यूज़. अब आते हैं अभी आपको दिखेगा कि वो है ना रील में, अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू. अभी आपको दिखेगा कि फ्रीबी, ये तो यहाँ तक की कहानी थी, बट ये फ्रीबी कल्चर जो आई थिंक 2023-24 से शुरू हुआ. शिवराज सिंह चौहान ऑफ मध्य प्रदेश, मामा जी ने शुरू किया एमपी में लाडली बहन योजना, और वहाँ से ये पॉपुलर होके सब ने पकड़ लिया. अब सब करेंगे, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सब करेंगे. सो इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी स्पेंडिंग बिटवीन 7 लाख करोड़ एंड 9 लाख करोड़ एनुअली. हाँ, माइंड यू, एक बार नहीं है, एनुअली ऑन फ्रीबीज एंड सब्सिडीज अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. अब इसमें क्या होता है ना, दिल्ली का आपको इतना कम पता है क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा अनाउंस करके पूरा का पूरा वो बर्डन एक्चुअली स्पीकिंग स्टेट्स पे आएगा, और दिल्ली उस तरह बेनिफिट करता है एज अ यूनियन टेरिटरी. तो उसके जो यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्ट्रिसिटी या बर्डन्स या सब्सिडीज़ है वो काफ़ी हद तक स्टेट पे या सेंटर आपस में एडजस्ट करके वो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं. लेकिन बाकी स्टेट्स के पास तो वो बेनिफिट नहीं है ना नेशनल कैपिटल होने का. तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज़ में जो फ़र्क है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है. भाई, जो गरीब आदमी है उसको 5 किलो राशन चावल आप दे रहे हो, दैट इज़ नॉट फ्रीबीज़. वो ज़रूरी है. 80% जनता को कोविड के टाइम से मिल रहा है, वो ज़रूरी है. लेकिन फिर उस आदमी से एक्सपेक्ट मत करो, उस फैमिली से, कि वो आके काम करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे. एक बार फोकट की आदत लग गई ना, तो वो हम टैक्स पेयर्स ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड वी आर प्राउड. ठीक है, आप गरीब को नीचे से ऊपर लाओ, उसको इंडस्ट्री भी दे दो, उसको कुछ इक्विप करो कि वो अपना रोज़ी रोटी देखे. लेकिन फ्रीबीज़ क्या है पता है? अब उसमें बहुत बड़ा पंगा है दोस्तों. इलेक्शन के पहले अनाउंस कर देना 5,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, ये भत्ता जिसको बोलते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कैश ट्रांसफ़र, लोन वेवर्स, दिस as you can read over there, this accounts for 20% of the national budget. This is a very 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 alarming figure. एंड ये पहले इतना नहीं था, ये पिछले 10 साल में बहुत बढ़ गया है. पहले भी देखो, जयललिता 1970s में उसने स्टार्ट किया, अम्मा सोप्स, अम्मा फ्रीबीज, तमिलनाडु से ही शुरू हुआ ये. लेकिन बीच में केजरीवाल ने जब शुरू किया ना, उसके बाद जो बीजेपी ने पकड़ा है ये कि रेवड़ी कल्चर, नहीं बोल के सबसे ज़्यादा रेवड़ियाँ यही लोग बांट रहे हैं. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, this as long as the government can manage the fiscal situation. so far we have to give them credit, उन्होंने ठीक ठाक मैनेज किया है, रुपया ठीक चल रही है. लेकिन ये जो 20% ऑफ नेशनल बजट अगर ये फ्रीबीज़ में जाएगा ना, ये बहुत बड़ी बात है. दैट इज़ एक्चुअली unimaginable, you know. Massive state debt. In a single budget cycle, 12 Indian states budgeted over 1.6 lakh crore specifically for unconditional cash transfer. See, this is a problem. No questions asked, cash transfer. अच्छा, अब इसमें चालाकी देखिए. अनाउंस करते हैं इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ. पहले फिस्कल इम्पैक्ट देखो. फ्रीबी एक्सपेंडिचर इज राइजिंग फास्टर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर. इकोनॉमिकली इट्स अ रोड टू डिजास्टर, with some states spending up to 3.4% of their GDP on promised incentives. Now the total subsidy bill has more than doubled, reaching approximately 4.7 lakh crore. I think Nirmala has to look out for these kind of things. क्योंकि सब कुछ का प्रेशर फिर करेंसी पे भी आता है ना इवेंचुअली. दिस स्पेंडिंग इज़ क्रिटिसाइज फॉर डिस्प्लेसिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रा, स्कूल्स, हॉस्पिटल बनाओ. उससे बेटर है, मतलब उसके बनिस्पत ये लोग ये खर्चा लाडले योजनाओं, लाड़की, तू मेरा लाड़का है रे, वोट दे हमको, उसमें कर रहे हैं. एंड दिस स्लाइड शुड गिव यू अ क्लियर पिक्चर.
the subsidy burden of states has increased 2.5 times since last 4 years. Can you imagine? 2.5 गुना बढ़ गया है स्टेट्स पे, क्योंकि सेंटर को तो इलेक्शन जीत के आना है स्टेट में, वो तो अनाउंस कर देंगे, लेकिन भरना तो भाई स्टेट के पॉकेट से है ना। और आगे फिर स्टेट और सेंटर में अगर कुछ तालमेल नहीं है, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो वो स्टेट हमेशा डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि जहाँ डबल इंजन की सरकार है स्टेट और सेंटर में, वहाँ तो सेंटर शायद बचा लेगा स्टेट को, लेकिन व्हाट अबाउट जहाँ नहीं है। इसीलिए मेरे को 5 साउथ के स्टेट्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने डबल इंजन ना होते हुए ग्रो किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद आपको ये डिस्टिंग्विश कहीं और मतलब मिलेगा नहीं, ये पॉइंट डिस्टिंक्शन। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। लुक एट स्टेट सब्सिडीज़। FY 2022 ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, FY 25-26 4.7 लाख करोड़, एग्जैक्टली 2.5 गुना बढ़ने की तरफ ही जा रहा है। विमेन फोकस स्कीम्स 4 साल पहले वो मिनिमल। आप रखो ना, स्कीम रखो, लेकिन एम्पावर करो। फोकट का आदत डालोगे गरीब आदमी को तो वो काम नहीं करने वाले हैं। डोंट एक्सपेक्ट देम टू कम इन द वर्कफोर्स देन, फिर वो और आप पे टैक्स पेयर पे बर्डन ही बढ़ेगा। 1.68 लाख करोड़ अक्रॉस 12 स्टेट्स। ओके, अभी एक फिगर आ गया उसमें। एंड एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट पे जो इम्पैक्ट है दैट इज़ वेरी बिग। हाँ, ऐसे छोटा दिखता है आपको, बट ये हमारे देश के फिस्कल स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट है। 3.3% ऑफ GDP। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उनका बोरोइंग लेवरेज फिर कम हो जाता है। अब हर स्टेट तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु की तरह ग्रो नहीं करेगा ना, तो बाकियों का क्या होगा? नाउ द लाड़की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, विच वॉज इन महाराष्ट्र, स्पिन ऑफ फ्रॉम द मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, हैज़ अंडरगॉन अ मेजर क्लीन अप इन May 2026। यानी 5 मिलियन यानी 50 लाख बेनिफिशरीज़ को उसमें से निकाल दिया गया, जिनको इलेक्शन जब महाराष्ट्र में हुए उसके पहले जो 3 महीने थे उसमें बांटे थे 1500 रुपये सॉरी पर पर्सन। लेकिन अभी उस बात को हो गए हैं ऑलमोस्ट 1.5 साल, और अब अगर आप देखो तो 50 लाख महिलाओं को उसमें से निकाल दिया, रीज़न देके इनकम्प्लीट EKYC या इन एलिजिबिलिटी। द स्कीम कंटिन्यूज, but 68 lakh accounts were deactivated and the April 30, 2026 EKYC deadline was strict. अब कौन इसकी जांच करेगा कि वो 68 लाख महिलाओं में कितने लेजिटिमेट थे, कितने नहीं थे? हमें तो सरकार पे ही भरोसा करना है, और सरकार कोई भी दूध की धुली तो है नहीं कि आप ऐसे आंख बंद करके भरोसा करो। ये प्रॉब्लम है। योजनाएं इलेक्शन के पहले अनाउंस हो जाती हैं, उसमें वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद वो कैंसिलेशन के बारे में, अभी बिहार में भी यही हो रहा होगा। कोई पूछे, कौन पूछेगा? सवाल पूछेगा कौन कि तुमने दिए या नहीं दिए जिसके लिए वोट मिले हैं? तो अब देखो ना, एक्टिव स्टेटस क्या बोलता है हमारे स्टेट में। द स्कीम इज़ ऑपरेशनल बट अप्रॉक्सीमेटली 1.88 crore women remaining eligible after the April 30, 2026 deadline. Removed beneficiaries कोई मतलब 55 से 65 लाख तक हैं, वर क्लोज्ड ड्यू टू फेलियर टू कंप्लीट EK। अभी कोई भी रीज़न दे दो EKYC में, ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। सरकारी लोग तो मशहूर आहे ये सब काम केले। अरे हे डॉक्युमेंट करेक्ट नाही, तुम्ही घेऊन यायचं, आपल्याला दाखवायचं, हे करेक्ट नाही आहे रे बाबा, ये बराबर नहीं है, बराबर लेके आओ, सही पाहिजे आम्हाला, स्टॅम्प पाहिजे आम्हाला, हे आणि ते आणि काय आणि ते, ये करके सब कितना टाइम लगता है इनको इनएलिजिबल करने में, है ना? अब आप बोलोगे फिर ये लोग अगली बार वोट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगले चुनाव 2029 में है महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी, मतलब नेशनल जनरल इलेक्शंस भी 2029 में होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में अक्टूबर 2029 में होगा। तब तक कोई नया शगुफा आ जाएगा, न्यू योजनाएं आ जाएंगी, नया लुभावना हो जाएगा ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट कौन समझेगा, क्योंकि हम लोग एडुकेटेड टैक्स पेयर्स सिर्फ 2.5 करोड़ हैं पूरे जनता में। हम लोग कोई वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए कोई SRA कॉलोनी हम लेंगे भी नहीं और बनेगी भी नहीं। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 2.5 करोड़ जनता कहाँ जाए। सरकार 80 करोड़ जो राशन बांटती है वो आगे जाके वोट देते हैं, उनसे इनकी सरकारें चलती हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जेंस है हमारे कंट्री में। और ये ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में भी है, बट दे फाउंड अ वे आउट ऑफ दिस।
and Maharashtra leaders at least have reaffirmed that the scheme will not be shut down, so that is a good thing. But जो beneficiary निकल गए, क्या उनको दोबारा एलिजिबिलिटी का मौका मिलेगा? वी डोंट नो. KYC डेडलाइन तो पास हो गया 30 एप्रिल, आता पुढच्या वर्षी लवकर या, है ना. गणपति बाप्पा मोरिया. अभी आप अगली बार कल आना बहुत कॉमन है ना इधर, तो ये कल आना वाली बात हो गई. अभी डेडलाइन तो ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे? अब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तब आना, तब ये लीडर लोग आपके पास आएंगे और तब आपसे कोशिश करेंगे वोट मांगने की. बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरा स्टेट महाराष्ट्र तो एलिजिबल है, वो तो चलो मैनेज कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखो यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो यहाँ 1500 रुपये के लिए कोई गरीब महिला भी ऐसे वेट नहीं करेगी. अगर वो उसको अगर चीटेड भी महसूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के 1500 क्या, वो 5-6 हज़ार रुपये कमा लेगी, कुछ भी कहीं से कुछ काम करके. दैट वे आर स्टेट इज़ वेरी वेल टचवुड इक्विप्ड. इवन फार्मर्स में प्रॉब्लम्स हैं, रूरल फार्मर्स में डिस्ट्रेस बहुत है हमारे स्टेट में. इनफैक्ट सुसाइड्स के प्रॉब्लम है, फार्मर सुसाइड्स. बट एटलीस्ट जो ये बाकी स्टेट्स में अगर ऐसा कुछ काट छाट होएगी जिस पे मैंने अब तक देखा नहीं है, बिहार का क्या डेटा है, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? उनको आपने वोट तो ले लिया और टैक्स पेयर का पैसा भी दे दिया 3 महीने 4 महीने. मतलब दिस इज़ ब्लेटेंट फ्री बी कल्चर कि इलेक्शन के 3-4 महीने पैसा ट्रांसफ़र करो. ऑब्वियसली फिर उसमें से काफ़ी लोग तो वोट करेंगे, भाई नमक खाया है इसके लिए, वो भी एक होता है ना, नमक हलाली करने के लिए. बट आप मुझे बताइए इसका बाकी फिर सॉल्यूशन क्या है? वी कैन डिस्कस इन द कमेंट्स. लेकिन प्लीज़ कीप योर कमेंट्स इन द देश हित, यानी कंट्री के लिए रखना, इंडिया फर्स्ट, भारत के हिसाब से रखना. डोंट गिव मी योर ज्ञान ऑन पॉलिटिकल एफिनिटी. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो ये हो वो हो, ये पार्टी वो पार्टी. अगर आप इंडिया को चाइना से compete करा सके ना, मैं पूरा बोलते हैं ना सबको फोर्स करूँगा आपके लिए वोट करने के लिए. ठीक है, तो पहले इंसान बन जाओ, बाद में आगे बन के भगवान बनना या किसी को भगवान बनाना आगे चल के. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.